अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर पथराव, लाठीचार्ज, नारेबाजी, शेलिंग और बदनज़मी की वजह से मरियम नवाज प्रॉपर्टी केस में बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकी। मरियम नवाज एक काफिले की सूरत में वहां पहुंची। इस मौके पर पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी जो कि नैब और PTI हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रही थी। नैब के दफ्तर के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। हुकाम ने गैर मुतल्लिका लोगों का दफ्तर में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर रखी थी। लीगी कारकुनान ने रुकावटें हटाकर नैब दफ्तर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका, जिस पर लीगी कारकुन बेफर गए, जिसके बाद फिर पुलिस ने पथराव किया और हाथापाई के मनाजिर देखने में आए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लीगी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की भारी शेलिंग की, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, लाठी चार्ज किया गया, फिर जवाबी पथराव किया गया, जिसके नतीजे में कई कारकुन जख्मी भी हो गए। पथराव से नैब बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ, जबकि मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूटा। मरियम नवाज ने पुलिस पर अपनी गाड़ी पर हमला करने का इल्जाम भी लगाया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे अवाम का एक समंदर है। अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तन्हा खड़ी थी। इसी असना में सामने से नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, उसके पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। लेकिन सवाल ये है कि एक आम पेशी के मौके पर पत्थर कहां से आ गए। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि नून लीग के कारकुन खुद गाड़ी में पत्थर रख रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या नून लीग की जानिब से ये सारा वाकया प्री प्लान था? किसकी जानिब से पथराव पहले शुरू किया गया? किसकी तरफ से ये प्लानिंग की गई थी? क्योंकि मरियम नवाज ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जब गाड़ी वहां पहुंची तो सामने से पत्थर उनकी गाड़ी पर आना शुरू हो गए। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने यह दावा किया है कि गुज़श्ता रात जाती उमरा में नून लीगी क़यादत ने 10 लाख रुपए तकसीम किए गए। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपए, जबकि मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले कारकुन को 1 लाख रुपए दिए गए। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उमरा रायबंड में तकसीम किया गया। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर रमान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। जबकि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सहाफी ने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आज का सारा वाकया प्री प्लान था, इस पर मरियम नवाज ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े, गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मज़े की बात है कि पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फेंकवाई भी मैंने। वाह, शाबाश। इस सारे वाक़े के बाद नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को मनसूख कर दिया गया और नैब की जानिब से एक जारी प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ सरकारी काम में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, जबकि पुलिस की जानिब से 50 से ज़ायद नून लीगी कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस सारे वाक़े पर मरियम नवाज ने यह दावा किया है कि आज नैब में तलब करने का मकसद मुझे नुकसान पहुँचाना था। ये नोटिस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था और अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद था। क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। दूसरी तरफ वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का ये कहना था कि मरियम नवाज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके करतूतों की वजह से बुलाया गया था। ये मीडिया इस बात का शाहिद है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भरकर रखे गए थे और वहां आकर कारकुनों में तकसीम किए गए
अब इस सारी सूरत हाल के बाद मरीम नवाज का कहना कि जी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाया गया था, तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ बीबी, आपको वहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि आपको अपने करतूतों के सिलसिले में वहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर एक ही अहम है, वो ये क्या जो कुछ नैब ऑफिस के बाहर हुआ, इस सब का मकसद क्या था? इससे फायदा किसको हुआ? हमला किसकी जानिब से हुआ? इसका तायुन कैसे होगा? फिर अहम सवाल ये भी है कि क्या इस वाक़े से मरीम नवाज फिर से सियासत में दोबारा से एंट्री देने जा रही हैं? जबकि आज मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी से भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। नून लीग के बयानिया पर होने वाली तनकीद के ऊपर मरीम नवाज का कहना था कि नून लीग का एक ही बयानिया है और वो है नवाज शरीफ का बयानिया, मतलब वोट को इज्जत दो का बयानिया। क्या वाकई नून लीग का बयानिया एक है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अयाज सादिक साहब, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा, आज जो कुछ नैब के दफ्तर के बाहर हुआ, नवाज लीग के कारकुनों का जो रवैया था, क्या वो दुरुस्त था? फिर मरीम नवाज साहिबा का ये कहना कि नैब को उनके तलब करने का मकसद ही मुझे नुकसान पहुंचाना था। सर इससे पहले भी वो नैब में पेश होती रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पेश होते रहे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ, आज ये सब कुछ क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने सही फरमाया कि मुझे अफसोस तो ये हुआ कि ये हमारी बहनों और बेटियों को जिस तरह नोटिस दे के और जिस तरह उनकी तजलील करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उनको क्वेश्चनर भी भेजा जा सकता था, उनसे क्वेश्चनर के बाद उसका जवाब भी मांगा जा सकता था। मगर आप ये देखें कि ये जो नई अब वेव चली है कि बुज़दार साहब को भी बुला लिया और ये बाकी PTI के कुछ रहनुमाओं को नोटिस इशू कर दिया, ये सब एक ड्रामा है। ये ड्रामा इसलिए है कि ये बुलाए जाएंगे, इनको शाहिद खाकान साहब की तरह, एहसन इकबाल साहब की तरह, साद रफ़ीक साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह, हमजा शहबाज साहब की तरह, आहद चीमा साहब की तरह, फवाद साहब की तरह, कामरान माइकल की तरह, सलमान रफ़ीक की तरह, लंबी लिस्ट है, हाफिज नुमान की तरह, उस तरह अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बुलाया जाएगा और इनको इसी तरह घर भेज दिया जाएगा, चूंकि ये एक मिली भगत के साथ है, इंप्रेशन देने की ये कोशिश बुला ले तो एतराज, ना बुलाए तो एतराज, सिर्फ ऑपोजिशन को ही जो है ना वो पिन पॉइंट एक्शन उन्हीं के खिलाफ लिया जा रहा है। नहीं, आप मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए आप पूरी। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हमारे लोग इंक्वायरी स्टेज पर अरेस्ट हो जाते हैं, जरदारी साहब को इंक्वायरी स्टेज के ऊपर उनके खिलाफ हो जाता है, मगर ये जो PTI वाले हैं इनको इंक्वायरी स्टेज के ऊपर कोई कुछ नहीं किया जाता। ना इनको BRT नजर आती, ना इनको मालम जबा नजर आता है, ना इनको दवाइयों का इशू नजर आता है, ना इनको चीनी का नजर आता है। क्यों नहीं चीनी में अरेस्ट किया लोगों को जब पता चल गया कि एक डाका पड़ा है? क्यों नहीं आटे के ऊपर किया? क्यों नहीं तेल के ऊपर किया? ये सब एक मिली भगत है, ये अब हम समझ गए। और ना मुस्लिम लीग के लोग इससे घबरा रहे हैं, ना डर रहे हैं, वो तैयार हैं। वो क्या ये जेल में डाल देंगे? वो सारी उम्र के लिए जेल में डाल देंगे? इंसान ये तकलीफ़ें जो हैं ये बर्दाश्त करता है और उससे गुजरता है। मरीम नवाज़ उन बहादुर बेटियों में से हैं जो अपनी बीमार वालदा को छोड़ के पाकिस्तान आई, जब उनको पता था अपने वालिद साहब के साथ कि मैं जब आऊँगी तो मैं अरेस्ट होंगी। वो भागने वालों में से नहीं है, वो आई वापस, आके उन्होंने फेस किया और उनके साथ जो सलूक हुआ, अल्लाह करे कि PTI के किसी इंसान के साथ उनकी बेटी और बहन के साथ आपकी सारी बातें बजा नैब के रवैये को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखें जो कुछ आज हुआ, मुझे ये बताइए कि क्या मरीम नवाज किसी को पत्थर देंगी कि आप मेरी गाड़ी पे पत्थर मारें, मेरे शीशे पे मारें ताकि मुझे चोट लगे? अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो क्या ये होता? क्या वर्दी पहन के कोई, क्या कैमरे नहीं लगे हुए? क्या वो फोकस नहीं किया जा सकता कि किन्होंने किया है? निकालें जो ये शहबाज शरीफ साहब ने वो सिस्टम दे के गए हैं जिससे कि फेस रिकग्निशन से पता चल सकता है कौन लोग थे जिन्होंने वर्दी पहन के ये पत्थर मारे। उनको क्यों नहीं निकालते? फिर इन्होंने फूल प्रूफ अरेंजमेंट क्यों नहीं किया था कि मरीम नवाज जहाँ से आई थी, कारकुन तो निकलता है, कारकुन के लीडर को तकलीफ होती तो उसके सामने उसके साथ खड़ा होने के लिए निकलता है। आप कारकुन को ये नहीं कह सकते कि कारकुन क्यों निकला और वहाँ क्यों आया, मगर कारकुन के साथ जो सलूक किया गया वो आपके सामने है। उनके जो लोगों के चोटें लगी, जो सरों पे चोटें लगी, जो पैरों पे चोटें लगी,
वो पत्थर अपने आप को मार रहे थे। ये जो कारकुनों को लगी हैं, जो बेहोश हुए, वो उन्होंने पत्थर पकड़ के मारे अपने आप को कि जी हम अपने आप को मारे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सारा था। और ये जो दो हज़रात जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उनको तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं कि मैं उनको क्या उनका जवाब दूं। जो कह रहे हैं 25,000 रुपए दिए, वो सोफे के पीछे शायद बैठे हुए थे जिस वक्त ये पैसे बंट रहे थे, वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? कोई सीरियस लोगों की बात को आप कोट किया करें, कोई नॉन सीरियस लोगों को प्लीज आप बात ना किया करें, या फिर किसी और को प्रोग्राम में लाया करें। ये दिस इज नॉट पॉसिबल कि अब पैसे दिए जाएंगे कि तुमने मुझे ही पत्थर मारने। ये कोई अक्लमंद इंसान ये बात भी नहीं कर सकता। सो इसलिए आई थिंक इसको उस पैराए में लिया जाए कि नैब ने बुलाया। अगर अब मैं ये बात क्या नैब सारों की बेटियों को बुलाता है? आज मैं एक बात करता हूँ। एक प्रोग्राम आप कीजिए, एक प्रोग्राम कीजिए। एक हमारे MNA है हामिद हमीद सरगोदा से जी, एक नोटिस नैब का आया है। 10 साल पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके नाम का। 5 साल पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उनका। 1.5 साल की उनकी बेटी है, उसके नाम। 7 साल की उसकी ये बेटी है, उनके नाम। ये नैब के नोटिस आए हैं उनको। कोई खुदा का खौफ करें। पूरे खानदान की लिस्ट ली और एक नोटिस जारी कर दिया। आप अगर किसी वक्त कहेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप भी वो कर दूंगा। अच्छा। और वो आप फिर टीवी के कैमरे पे दिखाइए कि ये कितनी बौखलाहट का शिकार है। सर आपकी सब बातें ठीक, नैब के तरीक़ाकार पे एतराज हो सकता है, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है उस पर एतराज हो सकता है। इसी चीज़ पर तो आप लोगों की और हुकूमत की बातचीत चल रही है। नैब कवानीन में तरमीम पर किस स्टेज पे पकड़ना है, किस स्टेज पे इन्वेस्टिगेट करना है, किस स्टेज पे आपने जेल में डालना है, कितने दिनों के लिए जेल में, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ बातचीत चल रही है ना। लेकिन मकसद है जो आज सब कुछ हुआ वो क्यों हुआ? कौन सी बातचीत? आप लोगों ने तजावीज, सर आप लोगों ने तजावीज दी, उन्होंने रद्द की, उन्होंने तजावीज दी, आपने रद्द की नैब कवानीन में तरमीम। मैं आपको बताता हूँ, फारूक नसीम साहब ने जब ये नई हुकूमत आई थी उसके 3 महीने बाद हमें अप्रोच किया था। और वो जो टेबल टेनिस का मैच है वो होता रहता है। वो कभी हमारी तरफ बॉल फेंकते हैं, हम वापस कहते हैं जी आप करना क्या चाहते हैं। उनकी कोई नीयत नहीं है करने की, ये सिर्फ वक्त ज़ाया किया जा रहा है। और वो सिर्फ फंसे इसलिए हैं कि उनके कुछ, जिस तरह खान साहब ने अपनी तकरीर में कराची में कहा था, वो अपने कुछ दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। बाकी उनका जो मकसद है वो एक ऐसी छड़ी जो उनके हाथ में, उसको किस तरह वो छोड़ दें, वो नहीं छोड़ेंगे। ये जो बातचीत होती है वो सिर्फ एकेडमिक बातचीत होती है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। सारी बातें हुकूमत की नहीं मानी जा सकती, सारी बातें ऑपोजिशन की सर नहीं मानी जा सकती। ये तो जाहिर है कंसेंसस ही होगा ना, जब कानून साजी होती है तो दोनों फ्री कैच जब मिल बैठे। आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि ऑपोजिशन ने क्या बात मांगी थी? सर मैं आपको बता देता हूं। जी प्लीज। ऑपोजिशन ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरेबल जजेस की जो डायरेक्शंस हैं ऑन नैब इश्यूज के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करें। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उसको करें। हाई कोर्ट के जो जजेस की जो डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करें। इन्होंने कोई ऐसी नहीं दी थी कि अपने पास से दें कि किसी को कोई, जिस तरह ये लोग कहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं, NRO बेचारों के पास देने की हैसियत ही नहीं है। मगर जो मांगा था वो था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के ऊपर है। साद रफीक साहब का जो जजमेंट है, दैट इटसेल्फ इज अ गाइडलाइन कि उन्होंने नैब के बारे में क्या है, उन्होंने हुकूमत के बारे में क्या है, वो मांगा गया था। वो कहा था कि जी इनको इम्प्लीमेंट करने, बस ये कहा था। सर बिल्कुल ठीक ये कह देना कि जी हमने NRO मांग लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान NRO मांगता है किसी के लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो देखा, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो नैब जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, जो गवर्नमेंट का जो रोल है, वो आप पढ़ लें, जजमेंट पढ़ के सुना दीजिए तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। नैब की 90% कार्रवाइयों पर एतराजात हो सकते हैं और आपको पता है मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है। बिल्कुल इसमें नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बात यह है कि जो आज का वाकया हुआ है, क्या वो सारा इस ग्रज में वाकया हुआ है? शुरू किसकी तरफ से हुआ? पत्थर फेंकना, इसमें वही तो मेरा सवाल था। पहले भी तो पेशियां होती रही हैं, पहले भी तो मरियम बीबी जाती रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे।
मरियम बीबी पहले भी जाते रही, इस दफ़ा मरियम बीबी की गाड़ी को आप अंदर जाने देते नैब के हेडक्वार्टर्स में, वो इसीलिए तो आई थी, वो तो वहाँ कई घंटे खड़ी रही कि अभी वो आएंगे, रास्ता बनाएंगे और मुझे अंदर जाने देंगे। मगर अगर ये प्लान ना होता तो उनको आराम से अंदर नहीं ले जा सकती थी, या इतनी नाअहल हो गई है पुलिस या इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो बड़ी आसानी से उनको अंदर लेके जा सकते थे, क्यों नहीं अंदर लेके गए? क्या नैब ने पहले अरेंजमेंट नहीं किया था? क्या पुलिस ने अरेंजमेंट नहीं किया था? दिस वाज देयर ड्यूटी, दिस वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो वहाँ पहुँच गई थी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं गई या वहाँ पहुँची नहीं या उन्होंने अवॉइड किया। ये जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके और उनके ऊपर तनकीद करना बनता ही नहीं है। आप तो अपनी जिम्मेदारी करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, लोगों के ख्याल में करें। सर ये सब कुछ दूसरी तरफ से हुआ है, इसका क्या मकसद था? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। मैं जिस तरह वो एक साहब ने कहा था ना कि 25,000 रुपए बांट रहे थे, मैं उस तरह सोफे के पीछे नहीं था कि मैं आपको इस पे कुछ कमेंट करूं। मगर लॉजिक देखें, आप सिचुएशन देखें, आप ये देखें कि पत्थर उधर से आ रहे हैं, उनके शीशे पे लगते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर लग रहे थे, तो ये अपने लोग तो नहीं मार रहे थे। फिर निकालें कैमरा, उनकी शक्लें निकाल के देखें कि कौन लोग थे, उनका नादरा से रिकॉर्ड लें, फेस रिकग्निशन कराएं, आपको पता चल जाएगा कौन लोग। मगर वो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये भी अगर होगा भी तो उसी तरह होगा कि जिस तरह चीनी का शोर मचा, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस चीज का वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, उस चीज में बेड़ा गर्क हो जाता है। सारी फुटेजेस हैं, तेल की, पेट्रोल की बात हो, चाहे वो आटे की हो, चाहे वो चीनी की बात हो, बिल्कुल सब कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, इसके बाद आप लोगों का क्या लाए अमल है? दोबारा मरियम बीबी पेश होंगी जब बुलाया जाएगा, या आज के वाक़े के बाद क्या प्लान किया आप लोगों ने? कैसे मरियम बीबी दोबारा जाएंगी, नहीं जाएंगी? देखें मरियम बीबी आज अगर गई हैं तो फिर आगे भी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो वर्कर को जब पता चलता है, चूंकि अखबार में नैब ब्रेकिंग न्यूज़ देता है कि जी इसको बुला लिया और उसको बुला लिया, तो मरियम बीबी तो जाएंगी। और वर्कर जो है वो अपने लीडरशिप के प्यार में चला भी जाता है, मना भी करते हैं, समझाते भी हैं कि ना जाएं इसलिए कि कोविड का भी इशू है। मगर वर्कर को कहाँ रोका जा सकता है, आप भी जानती हैं बड़ी अच्छी तरह। लेकिन वर्कर्स को ये तो कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन में रहें। जब बैरियर्स को उन्होंने हटाना शुरू किया, धक्कम पेल वहां पर शुरू हुई, ये तो सर लीडर की तरफ से समझाया जा सकता है। ये हमेशा कहा जाता है, ये कोई यूनिट या कोई रेजिमेंट नहीं है कि उसको आपने कह दिया रुक जाओ तो रुक जाओ। जब वहाँ जज्बाती होता है वर्कर तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई चीज़ ना टूटे। इससे पहले जो है कभी कोई गमला टूटा, कभी कोई बल्ब टूटा, इस दफ़ा क्यों टूटा, इस दफ़ा क्या हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? कितनी दफ़ा गई हैं मरियम, कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब गए, कितनी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए, पहले क्यों नहीं ये चीज़ें टूटी? ये बौखलाहट है, हुकूमत की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के सारे वाक़े के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से? नैब का भी इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। मुझे ज्वाइन किया इस वक्त साबिक डीजी नैब शहजाद अनवर भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर भट्टी साहब आपका। शहजाद साहब, आज के इस वाक़े पर आपकी क्या राय है? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, नैब कह रही है वहाँ से जो है ना वो पत्थर मारने शुरू हुए, मरियम बीबी कह रही हैं कि मैं खुद तो नहीं अपने कारकुनों को पत्थर दूंगी और कहूँगी कि आओ भाई मेरी गाड़ी पर मेरे पर आकर पत्थर मारो। तो ये कैसे इसको देखा जाए? कौन कसूरवार है? किसकी तरफ से शुरू हुआ? ये सब कुछ इतना आसान है कि पता चल सके कौन कसूरवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स ने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, कैसे हुआ, इवेंट स्टार्ट कैसे हुआ और ये हुआ किस तरह है। हम स्टार्ट लेते हैं कि जी नैब ने किसको बुलाया था और उस बुलाने में क्या लिखा हुआ था। मरियम बीबी को बुलाया गया था उनकी ज़ाती कैपेसिटी में और उसके लिए
क्योंकि करप्शन का मामला होता है, उसमें किसी जुलूस के लाने की किसी और की इजाजत ही नहीं होती। जरूरत की तो ज्यादा बात है ना। ये पॉलिटिकल केस नहीं था, ये तो एक करप्शन का केस था जिसमें उनको इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था। तो उसमें उन्होंने जाती हैसियत में आना था, किसी सियासी हैसियत में या पार्टी के वर्कर के तौर पर तो नहीं आना था, तो वर्कर्स के आने की जरूरत नहीं थी। सही। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं जो आपने की कि जी कैसे पता चले कि बात किसने स्टार्ट की है। मीडिया की सारी रिपोर्ट्स, सीसीटीवी की सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो बताएंगी कि सबसे पहले क्या हुआ। कम से कम मैं ये बता सकता हूं कि मैंने जो देखा टीवी चैनल्स के ऊपर कि गाड़ियों में से पत्थर निकाल के लोगों ने फेंके। बिल्कुल सही कह रही है मरियम बीबी कि उसके जवाब में मैंने पुलिस को भी देखा कि जब पुलिस के ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की कि उन्होंने भी पत्थर जो उनके ऊपर गिरे उन्होंने वापस फेंके, और हो सकता है उनमें से कोई पत्थर मरियम बीबी की गाड़ी को भी लगा हो। लेकिन क्लियर है कि जी नैब के खिड़कियों के शीशे टूटे और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया, जो कि नापसंदीदा अमल है एक महज़ब कौम के लिए। किसी भी जगह आप देखिए, अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर उनके सीनियर लोगों को पनिशमेंट हुई है, एक खास आपको केस पता है, लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी जो मुल्जिम है या मुजरिम है वो जुलूस की शक्ल में जाए, उसको हार पहनाए जाए, उसके ऊपर फूल फेंके जाए। महज़ब कौमें जो जाती केस है वो जाती तौर पर उससे निपटती हैं, इस तरह उसको पॉलिटिसाइज नहीं करती। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जाहिर है, अब नैब ने दोबारा तो बुलाना है, लेकिन अब नैब दोबारा कैसे पाबंद कर सकता है कि अगर मरियम बीबी को ज़ाती हैसियत पे बुलाया जा रहा है तो अगली बार अगली पेशी पर जब दोबारा बुलाया जाए वो इस जलसे जुलूसों के साथ ना आए, कारकुनों की बड़ी तादाद ना आए। क्योंकि अभी सरदार अयाज सादिक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे भाई हम जब कारकुन आता है वो अपने लीडर के लिए जज्बाती होता है, उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है, हम नहीं रोक सकते। तो कैसे आप समझते हैं पाबंद किया जा सकता है मरियम नवाज को कि वो अगली बार अकेली आए? जैसे लीडर उनको रिक्वेस्ट करके लेके आता है, ऐसे लीडर जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भी आप ना आए तो कभी कोई कारकुन नहीं आएगा। हाँ। दूसरी बात ये है, देखिए कानून क्या कहता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 31 क्लियर कहती है कि अगर किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या उसके प्रोसेस को या जो कोर्ट में केस हो उसको किसी तरह नाकाम करने की कोशिश की जाए, उसको डिफीट करने की कोशिश की जाए, उसको नामुकम्मल रहने की कोशिश की जाए, रखने की कोशिश की जाए, तो उसके लिए जो शख्स ये काम करेगा उस करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर धर लिया जाएगा। यानी ये सेक्शन 31 खुद कह रही है। तो ये तो अभी नैब ने बड़ा लीनियंट एक्शन लिया है कि उन्होंने सिर्फ एक सिविल केस डाला है, एफआईआर करवाई है। नैब खुद भी ये एक्शन ले सकती है, और जब ये एक्शन लेगी तो मेरा ख्याल है कि तो किस नौयत का एक्शन हो सकता है? क्या एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है? तो अभी तो सिंपल उनको बुलाया गया था कि जी आप आए और आके इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त का ये केस है उस वक्त तो मरियम बीबी गवर्नमेंट में या किसी तरह इलेक्टिव मेंबर नहीं थे। मेरा अपना ख्याल यही है, ये 2013 की बात का शायद केस है। तो उस वक्त तो ये नहीं थी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है किसी और से, ये बेनामीदार होंगी उसके अंदर, क्योंकि ये लैंड इनके नाम पे ट्रांसफर है, मैक्सिमम ज्यादा इनके नाम के ऊपर है। और जो कुछ हुआ केस की मोडेलिटीज में हम नहीं जाते, वो केस सबको पता है कि वो क्या है, कि वो पहले एग्रीकल्चर लैंड थी जिसको आप ग्रीन लैंड कहते हैं, ग्रीन एरियाज कहते हैं, फिर वो कमर्शियल लैंड हो गई, यानी इसको ब्राउन एरियाज करार दे दिया गया। तो उसमें बहुत फर्क आ जाता है, जब उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं तो बड़े पैसे बन जाते हैं लोगों। अगर आपको पता हो कि ये ग्रीन लैंड कल को ब्राउन लैंड हो जानी है और आप इसको खरीद लें ओने पोने पे, तो कल वो आप अरबों करोड़ों उससे कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। शहजाद साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं सारे वाक़े का बेनिफिशियरी कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं एक चीज आपसे पहले बीच में अर्ज करूं, इसमें थोड़ा सा कसूर इंतजामिया का मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी कोई पॉलिटिशियन नैब में बुलाया जाएगा तो नैब ने उसको कैश में, उसने पॉलिटिशियन जो भी होगा उसने उसको कैश करने की कोशिश करनी है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो अपनी सियासत को उसने इसी तरीके से रंग देना होता है। हाँ। वो तो वो कारकुनों को बुला के लाएगा, अगर खुद ना भी आए तो वो लेके आएगा उनको। हाँ। ताकि सियासी रंग दिया जा सके। इंतजामिया का ये फर्ज है
कि नैब को इस मामले में असिस्ट करे, इस तरह का माहौल प्रोवाइड करे कि ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। देखिए हुकूमत, ये सारी चीजें हुकूमत के बस में होती है कि लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। उनको पता है अगर तारीख है तो वो सेक्शन लगा सकते हैं कि वहां सेक्शन 144 होगी, आप कोई वहां लोग 4 बंदों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तादाद बढ़ाई जा सकती थी। अब वहां ऐसा अगर किया होता पहले से तो मेरा ख्याल है ये लोग इकट्ठे ना होते। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कारकुन इकट्ठे होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट खराब होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। साबिक डीजी नैब शहजाद अनवर भट्टी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी हमें अवाम को रिलीफ देते नज़र आ रहे हैं और अवामी मफाद में नोटिस ले रहे हैं, जिससे इंतज़ामी नाअहली अयां होती है। कराची में शॉर्ट सर्किट, ओवर बिलिंग, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों की ज़िंदगी को अजाब बनाकर रखा हुआ है। हुक्मरान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नुमाइशी एहतजाज और मसनूई धमकियां देने में तो बिल्कुल मसरूफ़ नज़र आते हैं, मगर कोई भी कराची के आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वाहिद इदारा है जो कराची के आवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल सरगर्म अमल नज़र आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों का जो मामला है इस पर समाअत हुई, जिसमें CEO के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में करंट लगने से जितनी हलाकतें हुई उनके मुकदमात में CEO के इलेक्ट्रिक का नाम भी शामिल किया जाए, के इलेक्ट्रिक का तफसीली ऑडिट करवाया जाए, के इलेक्ट्रिक का पूरा हिसाब लिया जाए, कितनी तारें लगाई वगैरह वगैरह, हर किस्म का मुकम्मल हिसाब लिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची में कुछ भी नहीं किया, पूरे कराची में अर्थ फायर काट दी हैं, उनके खिलाफ कत्ल का केस बनाया जाए। किसी भी इलाके में 1 मिनट भी अगर बिजली बंद की तो नेपरा फौरी तौर पर नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपके गैर मुल्की मालिकान की जहनीत को समझते हैं, वो हमें गुलाम समझते हैं, वो कचरा समझते हैं। आप भी कराची के शहरी हैं, आपको भी एहसास होना चाहिए। अभी 21 लोग मरे हैं, आप जाकर स्टे ले लेते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नेपरा से पूछा कि उनका लाइसेंस मुअत्तल हो जाए तो फिर आपके पास क्या मुतबादिल है। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक के CEO ने अदालत को बताया कि पिछले 10 सालों में $2.5 मिलियन की सरमायाकारी की। इस पर चीफ जस्टिस ने झाड़ पिलाते हुए कहा कि कराची वालों को भाषण मत दें, 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। समझे आप, जितनी आपने सरमायाकारी की है इससे ज्यादा नुकसान भी किया है। पता है कि जब बिजली बंद होती है छोटे छोटे घरों में क्या हाल होता है, औरतें दुहाई देती हैं, उनका एहसास है क्या आपको? आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की और गुज़श्ता रोज की कार्रवाई के बाद अब सवाल यह है कि क्या के इलेक्ट्रिक का एहतसाब होगा? क्या हुकूमत के इलेक्ट्रिक को बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने पर मजबूर कर सकती है, इस सिस्टम को बेहतर बना सकती है? जबकि जमात इस्लामी तो ये कहती है कि कराची का गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक का दूसरा हेडक्वार्टर है। क्या वाकई ऐसा है? इस सब पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब, कल भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, जो भी आता है जेबें भर के चला जाता है, बिजली का बहरान बदतरीन हो चुका है, कि इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल और डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करने का जो है ना, उन्होंने कहा कि जेल भेजा जाए, ये ऑर्डर किया। अब बात यह है कि जब विफाक को क्या अभी इस बात का इदराक नहीं हुआ कि के इलेक्ट्रिक से मामलात नहीं संभल रहे, तो आप नहीं समझते कि अगर के इलेक्ट्रिक सारे मामले को संभाल नहीं पा रही है तो मामलात किसी और कंपनी के सुपुर्द कर देने चाहिए? क्योंकि असद उमर ने तो कहा था, असद उमर साहब ने, कि अगर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो विफाक इसका कंट्रोल हासिल कर लेगा। जी, इसी की तरफ हम देख रहे हैं। अभी के इलेक्ट्रिक से जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई जिसमें उमर अयूब भी थे और शहजाद कासिम भी थे,
और के इलेक्ट्रिक के तमाम उसमें लोग मौजूद थे, उनकी अथॉरिटी मौजूद थी, उसमें भी उनसे काफ़ी इसी के ऊपर बात हुई है। वो ब्लेम गेम सारा चल रहा है कि वो SSDC गैस का प्रेशर नहीं दे रही, SSDC कहते हैं इन्होंने 113 अरब रुपए नहीं दिए, वो कहते हैं फलां नहीं हुआ। नेट रिजल्ट ये है कि कराची को बिजली नहीं मिल रही है। इसमें हमने के इलेक्ट्रिक को काफ़ी टाइट किया था कि ये बिजली के मामलात को बिल्कुल सीधे करें, वरना वफाक अपने एक्सट्रीम मेजर्स लेने पे मजबूर हो जाएगी। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस बात का तस्करा किया और सामने उन्होंने किया, आप यकीन माने जो आज चीफ जस्टिस साहब ने किया है, ये हर कराची के बच्चे के दिल की आवाज़ होगी जो आज उन्होंने किया। आज उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपने बिजली बंद की तो हम आपको बंद कर देंगे। उन्होंने कहा इनका नाम ECL पे डालें। उन्होंने उनको बिल्कुल तंबी की है सख्ती से कि आप अपनी सारी पेमेंट्स जो आपने आज तक वादे किए थे वो डेवलपमेंट फंड वो पूरे लगाएं इसके अंदर। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि जो कराची रजिस्ट्री जब लगती है सुप्रीम कोर्ट की, तो न सिर्फ अथॉरिटीज़ में हलचल मच जाती है, बल्कि कराची के जो मकीन हैं, जो रहने वाले हैं, जो लोग हैं, वो उनके चेहरों पे एक खुशी आ जाती है, उनके चेहरों पे एक ऐसी चीज़ नुमायाँ हो जाती है जिसका शायद कोई नाम मैं नहीं आपको बता सकूं, लेकिन यू कैन सी। लेकिन बात ये है गवर्नर साहब कि ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल डाउन होना चाहिए। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, हर साल के इलेक्ट्रिक का यही रवैया होता है, ऐसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, घंटों घंटों बिजली बंद रहती है। ये तो चीफ जस्टिस साहब, ये तो आला अदलिया नोटिस ले रही है ना। बात ये है कि सारा जो इंतज़ाम है के इलेक्ट्रिक का, बिजली का, ये तो विफाक के अंडर है ना। तो विफाक क्या कर रहा है? विफाक को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना। विफाक ने अब तक क्या एक्शन लिया के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? देखिए, वफाक का एक्शन जो आप जिसका तस्करा कर रही हैं, अगर वो फौरी तौर से ले लिया जाए बगैर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए, तो इट कैन फॉल बैक। क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे हुए हुए हैं, अगर आप वो मुआहदे पढ़ें तो आपको ये बात समझ आएगी कि इतना आसान काम नहीं है, अनलेस के कोर्ट्स इसको सपोर्ट करें, इस टेक ओवर को, या इसकी जो मैकेनिज्म है उसको तब्दील करने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बात की, बड़ी हौसला अफजा बात है। और मैं अभी आपके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मैं जा रहा हूँ अभी इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे बुलाया है और के इलेक्ट्रिक के मामले को स्पेशल। लेकिन के इलेक्ट्रिक के CEO कहते हैं गवर्नर साहब के 10 साल में $2.5 मिलियन की सरमायाकारी की है। मतलब ये कैसी सरमायाकारी की है कि सिस्टम ठीक होने की बजाय मजीद ख़राब होता जा रहा है? नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो जब लोग मर जाते हैं तो उसमें भी उनकी हर चीज़ में एक जस्टिफिकेशन मौजूद होती है। कभी वो कहते हैं कि जी केबल के जो वायर थे वो ज़मीन पे गिरने से उसकी वजह से हो गया, कभी किसी, यानी हर तरह से अमवात होती हैं अलावा के इलेक्ट्रिक की अपनी फॉल्ट के। कभी वो घर के अंदर फॉल्टी वायरिंग होती है, कभी मोटर उसकी जो है वो जल जाती है, उससे आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट उसमें नहीं होता। तो आज मेरे ख्याल है पहली दफ़ा ये हीट के इलेक्ट्रिक को फील हुई है और जो वज़ीर आज़म ने भी इसका सख्त नोटिस लिया है, और आई थिंक थिंग्स आर वेरी सीरियस एट द मोमेंट। सही। गवर्नर साहब, NDMA को जो कराची में 3 नालों की सफाई का जो टास्क मिला है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इन 3 नालों की सफाई के काम के बाद जो काम हो रहा है, कितनी बेहतरी आई है वहाँ पे? मोर देन 100% कोई मवाज़नी नहीं है। ये जो नाले साफ हुए ना, ये आप यकीन करें, दे वर सॉलिड वेस्ट डंप इसके अंदर, और इसके ऊपर लोग, बच्चे इसके ऊपर वॉक करते थे, या यू कैन वॉक अक्रॉस द नाला, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं थे। हाँ। ये तो पहली बार इसकी सफाई इस तरह से हुई है जैसे अब हुई है, क्योंकि NDMA इसमें शामिल थी, FWO उनके साथ थी, और ख़ास तौर से पाक आर्मी के जवान जो थे, उन्होंने जब इसको मॉनिटर किया, पाक आर्मी खुद इसको मॉनिटर कर रही थी सारे नालों की सफाई को, जो कि उनका काम नहीं है। नाले साफ़ करना किसी आर्मी का काम नहीं होता, ना कोई इसमें प्राइड लेता है कि जी हमने नाले साफ़ करा दिए, ये तो सिविक एजेंसीज का काम होता है। बट ये क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक ऑर्डर कर दिया था NDMA को, क्योंकि NDMA को हेल्प चाहिए थी, क्योंकि आर्मी की सुपरविजन के बगैर हो नहीं पा रहा था, लिहाजा ये हुआ है। उन्होंने तो बेचारों ने, NDMA के लोग हों या FWO के हों या आर्मी के, उन्होंने तो बेचारों ने अपनी ईद की छुट्टियाँ ख़राब करके वहाँ नालों के ऊपर खड़े रहे। तो काम तो 100% बेहतर हुआ है। आप कराची में किसी से पूछ लें, ये अगर नाले साफ ना होते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि गवर्नर साहब ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है? आपकी बार तो वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने, FWO, इन इदारों ने काम कर दिया, लेकिन क्या हर साल ऐसे ही होगा? ये इन इदारों का तो काम नहीं है। फिर ये हुकूमतें जो मैंडेट लेके आई हैं आवाम से, वोट लेके आई हैं, फिर इनका क्या काम है? ये तो इन लोगों का काम है। देखें, जो
कराची का आपने मुस्तकिल हाल पूछा ना, इसके दो मुस्तकिल हाल हैं, ख़ास तौर से इसके मैं आपको बता दूँ। एक तो जो हमारे ये नाले हैं इनकी मुसलसल सफाई होनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर 2, अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी साइज ऑफ कराची नीड्स स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स, है ही नहीं हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स, तो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स बिल्ड करने हमें, अब उसके लिए हमें मास्टर प्लान चाहिए। मास्टर प्लान के लिए हमें साथ बैठना पड़ेगा या हमें उसके सर जोड़ के बैठना पड़ेगा तमाम इदारों को। कराची जैसे शहर का जहाँ मास्टर प्लान ना हो तो फिर वो उसके हालात तो बड़े गदड़गू हो सकते हैं। अच्छा गवर्नर साहब, कराची के मेयर पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से और बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ज़ाहिर है कराची के हालात और वहाँ के जो इदारों की कारकर्दगी आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्या मेयर की वाकई नाकामी है या जो वो शिकायत करते हैं इख्तियारात का वसाइल नहीं है, मैं बाइख्तियार नहीं हूँ, वो दुरुस्त है, या ये वाकई मेयर की नाकामी है कि इख्तियारात और वसाइल होने के बावजूद वो डिलीवर नहीं कर सके? देखिए 140A की एक पिटीशन लगी हुई है जिसमें वज़ीर आज़म खुद उसके अंदर पार्टी हैं और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया है कि इसकी हेयरिंग जल्द कराई जाए। वो 140A की जो पिटीशन है वो मेयर को इख्तियारात वाज़े तौर पे देती है और वसी तौर पे देती है मेयर को, और अगर मेयर के पास इख्तियारात होंगे तो मेयर को अकाउंटेबल होल्ड कर सकेंगे उसका। अभी यहाँ पे मामला ये है कि कचरा उठाने का जो जिम्मा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, नाले जो है वो DMC के पास है, फलानी चीज़ फलाने के पास है, कोई 50 तो एजेंसियाँ यहाँ पे हैं, हर कदम पे हर किलोमीटर के ऊपर अथॉरिटी चेंज हो जाती है। कि 18वीं तरमीम के तहत अगर वफाक ने सूबों को बाइख्तियार बना दिया, इख्तियारात सूबों को दे दिए, तो फिर आगे से सूबों का भी तो काम है ना कि बल्दियाती इदारों को, इन इदारों को निचली सतह तक इख्तियारात देना, बाइख्तियार बनाना। ये इसके लिए क्या कुछ सिस्टम को बेहतर करना है, कोई कानून साजी करनी है, कैसे सूबों ने इख्तियारात नीचे तक देने हैं? वो सारा इख्तियार नहीं बदलने, या हर चीज़ बदलने से नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रही होती। यानी आप अगर पाकिस्तान में रेड लाइट पे ना रुकने की सज़ा जो है वो आपका लाइसेंस मुअत्तल भी है, आपके ऊपर पेनल्टी भी है, आप जेल भी जा सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। आप थोड़े 200-400 रुपये दे के निकल जाते हैं या पुलिस वाला मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, होता नहीं। जिस दिन पुलिस वाला मुंह इस तरफ कर लेगा आपको कानून का एहतराम हो जाएगा, आपको और मुझे, तो हम सिग्नल नहीं क्रॉस करेंगे। आपका ख्याल है कि अमेरिका में सारी लोग कौम इतनी महज़ब है कि वो बस रेड लाइट देख के रुक जाते हैं, उनको कानून का कोई डर नहीं है। ये सब कानून के खौफ की वजह से होता है, बिकॉज दे नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ देयर। अगर वहाँ यानी अमेरिका में तो कोई नहीं IG को फ़ोन करता कि जी मैंने रेड लाइट क्रॉस की थी तो ये फलाना पुलिस वाले ने मुझे रोका, इसको सस्पेंड कर दो। यहाँ बंदा कहता जी तुम मैंने जानता नहीं, मैं कौन है। तो वो ये निज़ाम के ऊपर तो कोई भी कानून आप बना लें दुनिया का वो नहीं चल सकता। तो यही मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि यही निज़ाम सूबों में आके फंस जाता है। NFC अवार्ड जो है उसको आप नहीं छेड़ सकते, वो तो बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि गदर हो जाएगा अगर उसको आपने हाथ लगा लिया तो। PFC अवार्ड का जिक्र कोई नहीं है, हम प्रोविंशियल अवार्ड फाइनेंशियल अवार्ड करना ही नहीं चाहते, जिक्र ही कोई नहीं है उसका। हमने कोई बताया मेयर कौन से मेयर को हमने इख्तियारात दे दिए, कौन से मेयर के नीचे हमने यूनियन काउंसिल तक इख्तियारात ले गए। हमें व्हील रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया में जो ये काम होते हैं सफाई सुथराई के, रोड बनाने के, पानी की निकासी के, पीने के पानी के घर आने के, ये बल्दियाती निज़ाम के अंदर चलता है, चाहे वो न्यूयॉर्क ले लें आप। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ थे। नाज़िम मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ की तब्दीली सरकार गुज़श्ता 2 सालों में नया पाकिस्तान तो नहीं बना सकी, अलबत्ता कप्तार ने चंद रोज़ पहले नए लाहौर की बुनियाद ज़रूर रख दी है। पंजाब हुकूमत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से
दरियाए रावी के किनारे नया शहर आबाद करेगी। इस मंसूबे पर 50 खरब रुपए की लागत आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाए रावी पर 3 बैराज तामीर किए जाएंगे, जिससे 27 बिलियन लीटर पानी जखीरा किया जाएगा, जिसके लिए 46 किलोमीटर तवील झील का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए 60 लाख दरख्तों की शजरकारी की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस्लामाबाद के बाद यह पाकिस्तान का दूसरा मॉडर्न शहर होगा जिसमें नॉलेज सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिकल सिटी, फाइनेंशियल सिटी, इन्वेंशन सिटी तामीर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो इस मंसूबे को लाहौर को बचाने का मंसूबा करार दे रहे हैं, मगर अहम सवाल यह है कि आखिर 50 खरब की रकम आएगी कहां से? ऑपोजिशन तो इस बात पर तनकीद कर रही है कि हुकूमत के पास तो जामियात के लिए 10 अरब रुपए नहीं है, रावी मंसूबे के लिए 50 खरब रुपए आखिर किधर से आएंगे? मैं आपको ये भी बताऊं कि इस मंसूबे पर पहली बार 2004 में चौधरी परवेज इलाही के दौर में हुकूमत में गौर किया गया था, उनके दौर हुकूमत में। पंजाब में गुज़श्ता 10 सालों में नून लीग की हुकूमत भी इस मंसूबे को शुरू करने के लिए बड़े पर तोलती रही है, लेकिन काम आगे बढ़ नहीं सका। इस मंसूबे के लिए 1,10,000 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल होगी, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस मंसूबे को शुरू करने से पहले लाहौर की हुदूद में इजाफा करना चाहिए था, क्योंकि शाहदरा का इलाका पहले ही इंतहाई गुंजानाबाद है। हुकूमत अगर तहसील फिरोजवाला को मंसूबे में शामिल करती तो कालाशाह काकू मोटरवे बाईपास पर पहले से मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कालाशाह काकू कैंपस का काम कर रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के कैंपस की तामीर भी जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कैंपस भी मौजूद है। स्पार्को का ऑफिस भी इसी इलाके में मौजूद है। फिर इस इलाके को बेहतर तरीके से नॉलेज सिटी में तब्दील किया जा सकता था। मंसूबे की तकमील से पहले अगर हुकूमत इस इलाके में ऐलान करदा माजी के मंसूबों जिसमें कालाशाह काकू एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर कर देती तो लाहौर शहर के दाखिली रास्ते से न सिर्फ ट्रैफिक का बोझ कम हो जाता, बल्कि इमामिया कॉलोनी, फाटक और बत्ती चौक के ट्रैफिक के जो मसाइल हैं इनका भी जरूर कोई ना कोई हल निकल आता। तब्दीली सरकार का मंसूबा तो यकीनन वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो पंजाब हुकूमत गुज़श्ता 2 सालों में बनी बनाई ऑरेंज लाइन ट्रेन नहीं चला सकी, पेशावर BRT नहीं चला सकी, 50 लाख घरों की तामीर अभी तक शुरू नहीं कर सकी, क्या वो एक नया शहर बसा पाएगी? ये एक अलग बात है कि शरीफ बरादरान अपने 3 अदवार में लाहौर को पेरिस बनाने में नाकाम रहे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कप्तान लाहौर को दुबई बनाने में कामयाब होंगे। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार अहमद साहब, आपने वक्त दिया। आप कैसे देखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, जिसको इनॉग्रेट भी कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने? वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत थी कि एक मॉडर्न शहर को आबाद किया जाए? वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मौजूदा लाहौर को सही तरीके से मैनेज किया जाता और जो लैंड यूज लॉज हैं उन पे अमल दरामद किया जाता, उस पे अमल दरामद नहीं किया गया। एक नए शहर की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है। अमरावी के इस पार जो गरीब लोग हैं उस पार जो एक नया शहर इमर्ज करेगा जो दुबई के लेवल का, उसको देखा करेंगे, उसकी रोशनियों को, उसकी खूबसूरतियों को इस तरफ किनारे पे बैठ के। असल में ये जिसने आपने कहा, आपने जो इंट्रो दिया बिल्कुल सही है, बहुत दुरुस्त है, उसमें बहुत ही बेसिक बात से आपने कह दी, जिसमें आपने एलिवेटेड एक्सप्रेस की भी बात की जो सबका हुकूमत के प्रोग्रामों में शामिल थी। और ये जो प्रोग्राम आप ज़ेर बहस ला रहे हैं इसमें शामिल जो सबका हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त खुद दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन पैसों का मसला था, कितना पैसा कहाँ से आएगा, हाँ। उसको फिर ड्रॉप करना पड़ा था। गुड आइडिया। इसमें एक अच्छी बात जो है, पॉजिटिव जो है, वो है कि लाहौर के पानी को रिचार्ज करना, वेरी गुड आइडिया। लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी बिना पर पिछली हुकूमत इस पर अमल न कर सकती। उसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जो आहिस्ता से आपके सामने आ जाएंगे और फिर आपको उस पर इल्म हो जाएगा कि वो और क्या रुकावटें हैं पैसे के अलावा। हम इसको देखें, सवाल तो वही है ना, 50 खरब आप लेके कहेंगे, आपने तो 50 लाख घर बनाने थे, आपने तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल नहीं कर सके, आप तो बड़े वो गुजारा करते हैं, अपने खर्चों को कम किया हुआ है आप लोगों ने, तो ये कैसे 50 खरब आप लेके आएंगे? 50 खरब आ जाए, अरब आ जाएगा बाहर से, कोई ऐसी बात नहीं है। 50 अरब लाके 50 अरब रुपया कमाने वाले मौजूद हैं, आप इस पे ना घबराएं। लेकिन सवाल है किस कॉस्ट पे? ये आखिरी इलाका है जो लाहौर को सब्जी देता है। हाँ। लाहौर के इलाके जितने सब्जी के खेत थे, जो बागात थे, हम इसी चक्कर में खत्म कर चुके हैं। हमारी कोई मनसूबाबंदी माजी में तो थी नहीं,
अब आएंगे लोग, पैसा लाएंगे, डबल पैसे कमा के घर चले जाएंगे। देखें, अभी तो इसकी लैंड एक्विजिशन करनी है, क्यों करनी है, कैसे होगी, इतने लाख लोग जो मुतासरीन होंगे वो क्या करेंगे, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इन सब चीजों को देखना है। और फिर जो कहते हैं ना एनवायरमेंटल तब्दीली आएगी, इस पे भी एनवायरमेंटल तब्दीली के हवाले से भी लोगों की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हैं अभी से कि भी इससे नफा होगा या नुकसान होगा। ये लंबी बात है, लेकिन ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं। इंसान ख्वाहिश रखता है चांद पे जाने की, सितारों पे कमन डालने की, तो ये आप किसी को लेकिन चांद पे जाने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रहती है। नहीं, लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं, लोग तो ब्रेक पे हैं। आपका लोग तो प्राइवेट फ्लाई कर रहे हैं, और ये जो पिछले दिनों एक तजर्बा हुआ कि ऊपर गया तो वापस भी आ गया, वो जो स्टेशन था जहाँ से रॉकेट को लॉन्च फायर किया जाता है, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसको प्रॉपरली लैंड भी करा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखें। लेकिन सवाल है कि ये जो शहर लाहौर है, इसका जो सीवरेज सिस्टम है वो है 23 अरब रुपए का। ये ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जितना आप पैसे मुझे बता रही हैं उस पर एक नया शहर आबाद करना जरूरी है। इस शहर पे 23 अरब रुपया लगा के इसका सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए, ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी लाहौर शहर की। और लाहौर शहर 1 करोड़ 20-22 लाख लोगों पर मुश्तमिल शहर है। इस शहर की डायरेक्शन गलत जा रही है, यहाँ पे इतनी ज्यादा तमीरात हो रही है, ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा एक स्टेज के ऊपर। बिल्कुल सही। इसको रोकें, और अगर करने पहले इसको मॉनिटर करें, इसको बनाएं, फिर आगे जाएं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।